फाइंड आउट करवा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम तमाम बच्चों, आपके कहने पे प्रैक्टिकल सेंटर्स का एमसीक्यूज़ का पोर्शन। तो पहली एमसीक्यूज़ जो आपको नज़र आ रही है, इसमें आपको यूनिवर्सल सेट दिया है, 0 1 2 3 नंबर दिया हुआ है और ए सेट में और बी सेट में और सी सेट में जितने भी नंबर हैं वो यूनिवर्सल सेट में मौजूद है। तो लास्ट में ये मांग रहे हैं आंसर के ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल होगा। तो आप याद रखें कि जब यूनिवर्सल सेट में ए बी और सी तीनों सेट के नंबर मौजूद हों तो उसका आंसर यूनिवर्सल सेट ही आता है। जैसे कि ऑप्शन में तो हमने आपको करेक्ट करके भी दिखा दिया और मालूम करके भी बता दिया। अब हम सेकंड के ऊपर बात करते हैं। तो सेकंड के ऊपर हम पहले एमसीक्यूज़ को देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे ए एंड बी एनी टू सेट्स दिए हैं और यहाँ पे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट पूछा हुआ है। सबसे पहले तो ये याद रखें कि डी मॉर्गन्स लॉ के 2 पार्ट्स हैं और दोनों पार्ट्स में से कोई भी पार्ट आ सकता है। तो ए यूनियन बी इसका लेफ्ट हैंड साइड होता है होल कॉम्प्लीमेंट, तो इसका राइट हैंड साइड जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। अब जैसे कि नंबर 3 के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एक z दिया हुआ है, यानी कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जिसमें 4 आपके पास है और -3 आयोटा लिखा है और यहाँ पे z की एब्सोल्यूट वैल्यू आपने बतानी है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब जैसे z के अंदर आपके पास 2 वैल्यूज़ दी हैं, पहली रियल होती है यानी कि जो आयोटा के बगैर है, क्योंकि बाद में ये भी पूछा जाता है कि हमारे पास रियल वैल्यू कौन सी है, तो रियल 4 होगी और कॉम्प्लेक्स वैल्यू आयोटा के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो होता है यानी कि -3। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा ये जा रहा है कि z के साथ यहाँ पे ये 2 आपकी लाइंस लगी हुई हैं, इसका मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है। तो इसका फॉर्मूला होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो बुनियादी तौर पे एक रियल कोफिशिएंट होता है, एक इमेजिनरी कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे रियल कोफिशिएंट 4 है और रियल जो है अब 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। इसी तरह -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। इस तरीके से ये रूट के अंदर 25 होगा और जैसे ही रूट से बाहर आएगा तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बता दिया कि 5 होगा। इसके बाद नंबर 4 पे आ जाते हैं और नंबर 4 पे हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है जो कि हमारे पास a, b और मल्टीप्लाई करना है इसको c, d। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले का सिर्फ आपको याद होना चाहिए कि पहले AC होता है फिर -BD होता है। ये हमारे सारे ऑपरेशंस हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे, AD प्लस BC। तो ये कई बार एग्ज़ाम में भी आया हुआ है और आने के चांसेस हैं। नंबर 5 के ऊपर जो दिया हुआ है वो कौन सा पॉइंट है, सबसे पहले हम वो पढ़ते हैं। यहाँ पे भी उन्होंने, और ये हमारा जो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर पे, इससे कई पॉइंट्स आते हैं। तो Z1 आपको 3 + 2 आयोटा और Z2 आपको 5 - 2 आयोटा दिया है और उसके बाद आपसे इमेजिनरी पार्ट पूछा हुआ है और इस सूरत में कि Z1 को मल्टीप्लाई करें Z2 से तो उसके बाद आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट 2 आते हैं, जो हमें इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए जो हमें वर्किंग करनी पड़ेगी वो इस तरह से करनी है कि Z1 का जो भी वैल्यू दी है उसे 3 + 2 आयोटा लिखते हुए और उसको मल्टीप्लाई हमें कर देना है किससे, 5 - 2 आयोटा। तो इसमें जो वर्किंग होगी थोड़ी सी, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, फिर 3 को -2 से आयोटा के साथ 6 आयोटा हो जाएगा। इसी तरह प्लस और +5 यानी कि 5 × 2 = 10 आयोटा और प्लस माइनस माइनस और माइनस के 4 आयोटा स्क्वायर हो गया। अब हमें पता होना चाहिए कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है। यहाँ पे 15 तो ऐसे ही रहेगा
और इन दोनों का डिफरेंस ले लिया जाएगा जो कि +4 आयोटा आ रहा है, और यहाँ पे -4 आयोटा स्क्वायर जो कि -1 के इक्वल है। तो इसके बाद 15 और +4 आयोटा और प्लस के 4 हो जाएंगे, और इस तरीके से इसे फाइनल करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 19 जो कि रियल है, और 4 आयोटा जो कि आपके पास इमेजिनरी वैल्यू है। और इमेजिनरी आपसे सिर्फ पूछा है तो उस सूरत में आपका आंसर 4 हो जाएगा। अगर रियल पूछा होगा तो आपके पास आंसर 15 हो जाएगा। इसके बाद नंबर 6 को हम एक्सप्लेन करते हैं, और नंबर 6 को एक्सप्लेन करते हैं, और 6 लिखा हुआ है द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 और डैश। अब इसमें हमें बताना ये है कि अब ऑप्शन है, और ऑप्शन आपको मुख्तलिफ दिए हुए हैं, और इसके लिए आपको सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाते हुए आपको वैल्यूज़ रखनी है। अब जो एक्स स्क्वायर के साथ वाला है, और फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा है, नहीं लिखा तो 1 होता है, और बी जो है वो -7 है, और इसी तरह जो सी है हमारे पास वो 12 लिखा है। अब फॉर्मूले के अंदर जैसे हम रखते हैं, अब बी है जैसे कि -7, तो MCQs को ज़रा फास्ट करना होगा ताकि आपको एग्ज़ाम में टाइम सेव हो। तो माइनस स्क्वायर से प्लस हो जाता है, 7 का स्क्वायर 49 है। 4ac यानी a और c को मल्टीप्लाई किया तो 12 × 12 है, और मज़ीद 4 से करेंगे तो 48 हो जाएगा आपके पास। तो 48 आएगा, तो 48 जैसे ही आया तो इसके बाद इसको फर्दर प्रोसेस को सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका 1 आंसर आ जाएगा। और 1 एक ऐसा नंबर कहलाता है जो कि एक तो आपका रूट से बाहर निकल आया और पॉजिटिव है, रियल है और एंड अनइक्वल है। तो साथ में 7 के ऊपर करेंगे, तो 7 में लिखा है द इक्वेशन हैविंग रूट्स 1/2 एंड 1/3 इज डैश। तो अब ये हमें एक इक्वेशन होती है हमारे पास जो कि एक्स स्क्वायर, और बीच में हमारे पास होता है आपके पास सम ऑफ द रूट है। अगर इस सेंस में देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि 2 रूट्स होंगे, और एक्स यहाँ पे, फिर उसके बाद प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। तो अब जो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा है तो वो हमें 2 रूट्स दिए हुए हैं, एक 1/2 दिया और एक 1/3 दिया। तो 1/2 और 1/3 दिया है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इजीली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 इंटू 1/3 इक्वल्स टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर है, और जैसे ही हम इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे 6 आएगा, ऊपर 5 आ जाएगा। आप देख लीजिएगा एलसीएम को, और यहाँ पे 1/6 है। तो इसमें करना ये होता है कि अपॉन के अंदर जो है वो वैल्यू हमें छोड़नी नहीं होती। तो हम जैसे एलसीएम लेंगे ये 6x स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपके पास 5x हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे 1 है। जो नीचे का 6 है वो जाहिर सी बात है 0 से मल्टीप्लाई होके ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन यही होगा, 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 8 MCQs है जैसे कि अल्फ़ा बीटा और द रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, और आपको आगे इक्वेशन दी है, और अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू पूछी है। इसके लिए नंबर 8 के लिए सबसे पहले हमें ऐसा है कि यहाँ पे सम ऑफ द रूट यानी कि इसकी वैल्यूज़ को निकालना होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, और उसका फार्मूला होता है -b/a। और यहाँ पे हमारे पास b की जगह पे क्या लिखा हुआ है, b की जगह पे जैसे -9x लिखा है जो कि इस माइनस से +9 हो जाएगा, और a की जगह 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो c/a होता है, और c/a जब होता है तो c हमारे पास यहाँ पे 14 है, और a पहले की तरह 1 ही है, तो ये 14/1 हो जाएगा, यानी 14 ही होगा। अब यहाँ पे वैल्यू पूछी है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की,
तो अब ये इसका फॉर्मूला होता है जो हमें याद होना चाहिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब होगा, फिर यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा इस फॉर्मूले के मुताबिक, और अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को रखा जाएगा जो हमने ऊपर फाइंड आउट किया। यहाँ जैसे 9 आ गया, इसका क्यूब कर दिया, -3 ये 14 है और ये 9 है। तो हम अब 9 की जैसे ही पावर को हम फाइंड आउट करेंगे कि 9 का क्यूब क्या होता है, तो उसके मुताबिक जो है वैल्यू हमारे पास जो आंसर आएगा वो 351 आएगा। चूँकि मेरे पास इस वक्त कैलकुलेटर मौजूद नहीं है, लेकिन बहरहाल इसका आंसर मैंने कंफर्म किया है कि 351 होगा। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद नंबर 9 है। 9 मेरी पसंद का बहुत अच्छा पॉइंट है, चूँकि मैं भी बहुत इंपॉर्टेंट कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को। 9 में लिखा है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ओमेगा इज डैश। अब ये बात याद रखने वाली है कि ओमेगा का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो बुनियादी तौर पे जो है वो ओमेगा स्क्वायर कहलाता है, और यानी ओमेगा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ओमेगा स्क्वायर होता है, और अगर ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछे तो वो ओमेगा होता है, ठीक है ना। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये कई बच्चों को आता भी नहीं है, तो फिर से याद रख लीजिएगा ये बात को जो मैंने कहा है। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 10 पे। तो 10 के अंदर हमें क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें एक सीक्वेंस दिया है और उसमें पूछा हुआ है कि 125 कौन सी टर्म होगी। अब जैसे यहाँ पे 5, 10, 15 ये हमें सीक्वेंस दिया है और इसका फॉर्मूला चूँकि यहाँ पे डिफरेंस सेम है, इसका मतलब AP है। 10 में से 5 लेस करें 5 आता है, 15 में से 10 लेस करें 5 आता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है TN और A प्लस n-1D। अब जैसे हमें टर्म दी हुई है यहाँ पे 125 और A जो है वो फर्स्ट टर्म को कहते हैं जो ये है, और D इसका डिफरेंस होता है, और हमें n पता करना है, n-1 है और डिफरेंस भी 5 है। तो 125 है और यहाँ पे 5 और 5n-5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, और 125 से जैसे ही 5 कैंसिल डिवाइड करेंगे तो n हमारे पास जो है वो 25 आ जाएगा, और इसका आंसर भी 25 टर्म है। इसके बाद 11 के ऊपर बात करते हैं। तो 11 वाले पॉइंट के अंदर हमें सबसे पहले क्या कहा जा रहा है, इसमें भी GP से मुताल्लिक है और ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। ये तो इन्होंने दिया हुआ है, वरना मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से भी कहता हूँ कि ये आ सकता है। इसमें एक्चुअली जैसे ऊपर AP दिया था, यहाँ GP दिया हुआ है, और कह रहे हैं कि लास्ट से जो 5th टर्म है वो आप बताएं, मतलब लास्ट से हमने पीछे आते हुए 5th टर्म बतानी है। अब हम आगे जाते हैं तो हमारे पास जो है इसका फॉर्मूला होता है कि मतलब अगर फर्स्ट करें हम 3rd टर्म पता कर रहे हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, AR स्क्वायर। 3rd टर्म होती है तो AR स्क्वायर होता है, यानी जो भी टर्म हो उसमें R की पावर उससे कम होती है। लेकिन इसके लिए ये टेक्निक है कि अगर आपको लास्ट टर्म दी गई है, जैसे कि 4, 3, 7, 4 लास्ट टर्म है, और आपने क्या करना है कि एंड से अगर लास्ट टर्म से पीछे आना है, आपने आगे के बजाय पीछे, तो पीछे 5 स्टेप कह रहा है तो R की पावर इसी तरह 1 नंबर कम होगी। अब R हमारे पास 16 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 8 आता है, तो यकीनी तौर पे इसका जो रेशियो है हमारे पास वो उसको निकालते हुए हमारा रेशियो जो है वो आपका 6 को 2 से डिवाइड करें तो 3 आता है। तो ये बुक का ही क्वेश्चन है, तो 3 की पावर 4 करेंगे, ऊपर 4, 3, 7, 4 करेंगे तो आंसर हमारे पास 54 आ जाएगा। क्योंकि मुझे ज़बानी आंसर भी याद है, और आप भी करें, कैलकुलेटर से करें, चेक कर लीजिएगा, इंशाल्लाह यही आएगा। और इसके बाद 12 नंबर करते हैं, और 12 नंबर है, और 12 में लिखा हुआ है द हार्मोनिक मीन बिटवीन 1/2 एंड 1/3।
तो भाई इसका हमने फार्मूले से सॉल्व करना है, हार्मोनिक मीन का फार्मूला रखना है, और जैसे ही रखेंगे तो हमारे पास इसका आंसर 2/5 हो जाएगा। सिर्फ हार्मोनिक मीन का फार्मूला याद रख लीजिएगा और उसी से इसका आंसर निकल आएगा। चूँकि दो नंबर दिए हैं, एक ए है और दूसरा बी है। तो अब 13 के ऊपर बात करते हैं। तो 13 वाला जो पॉइंट है इसमें लिखा है इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, पूरी इक्वेशन आपके सामने है और आपने देखी है। इसमें कह रहा है कि अगर वो इक्वेशन के रूट्स इक्वल हों तो पी की वैल्यू फाइंड करें। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है इसका डिस्क्रीमेंट का, और बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब एक्चुअली क्या है कि अगर इक्वल रूट्स कहते हैं तो ये जो डी है ये हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा, और ज़ीरो होने के बाद हमें अपनी इक्वेशन जो हमें गिवन है, मतलब आपको बी की लोकेशन पे पी दिया है और यहाँ पे बी का स्क्वायर हो रहा है तो हम पी का स्क्वायर कर देंगे। आगे माइनस का 4ac है तो 4 लिखा है, और ए हमारे पास 9 है, सी जो है वो 16 है। और इस तरीके से हम जब इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये पूरा फाइंड आउट जैसे ही हम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास इधर आएगा, चूँकि नेगेटिव है, जो भी मल्टीप्लाई होने के बाद इधर आएगा, और आने के बाद यहाँ पे प्लस माइनस का 24 होगा जैसे ही आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, तो चूँकि इसको मैंने चेक कर लिया हुआ है, सिर्फ मैंने आपको थोड़ा सा तरीका गाइड करना है और थोड़ा ख़ुद भी आप करें, ताकि खुद करेंगे तो आपको कंफर्म भी हो जाएगा। ठीक है ना। तो सिर्फ मैं इसका एक तरीकाकार बता रहा हूँ ताकि मैं अगर टिक करके आंसर बता दूँ तो शायद आपको समझ ना आ सके। नंबर 14 है, इसमें दिया हुआ है कि NC9 इक्वल्स टू NC2, और हमें n की वैल्यू को पूछा हुआ है कि n की वैल्यू क्या होगी। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, इससे मुताल्लिक है, तो वहाँ पे फॉर्मूला यूँ है और एक इसके ऊपर क्वेश्चन भी है। और यहाँ पे होता ये है कि हम इस क्वेश्चन में n में से 9 को माइनस कर देंगे, यानी कि ये एक फार्मूला है हमारे पास। इससे क्या होता है कि n से n और c से c कैंसिल हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं, जैसे n माइनस 9 इक्वल्स टू 2। तो इस तरीके से 9 की वैल्यू 11 आ गई। 11 इसका आंसर हो गया। इसके बाद नंबर 15 पे आ जाते हैं, और टोटल 25 MCQs दी है, तो 15 के ऊपर हम डिस्कस करते हैं बात को। तो 15 जो MCQs है इसके अंदर लिखा हुआ है कि आपने 11 टर्म आपने बतानी है और आपको x प्लस वाई की होल पावर 15 दी है। तो अब इसमें एक्चुअली जो है वो हमारे पास एक फार्मूला होता है जो कि TR+1 और NCR और A की पावर n माइनस R और B की पावर R। तो अगर हमसे वो 15 टर्म पूछ रहे हैं, सॉरी 15 टर्म नहीं 11 टर्म पूछ रहे हैं, तो हमें 11 टर्म के मुताबिक यहाँ पे वैल्यू रखनी है। मतलब A की जगह x आ जाएगा, B की जगह y आ जाएगा, और n जो है आपका 15 हो जाएगा। R जो भी टर्म आपसे कही जाती है उससे एक नंबर कम होता है, यानी कि यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे 15, और अगर 11 टर्म कह रहे हैं तो यहाँ 10 आ जाएगा। और इसी तरह A की जगह x आएगा और B की पावर जो है B जो है वो y के बराबर है, तो R जो है वो आपके पास 10 है। तो हमारे पास 15 C10 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो आपके पास 3003 आएगा। और ये बुक का ही क्वेश्चन है और ज़बानी याद है मुझे। तो आगे इसका x की पावर 10 और 5 और y की पावर जो है वो 10 आ जाएगी। इस तरीके से हमारा ये 15 वाला पॉइंट भी हो गया। तो 16 पॉइंट है कि द बाइनोमियल ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द फिफ्थ टर्म इन द एक्सपेंशन, और आगे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए याद रखें कि हमारे पास कोई भी एक्सपेंशन दिया जाए और जैसे कि होल ब्रैकेट के ऊपर पावर n थी
और हमें इसका फिफ्थ कोफिशिएंट बताना है। तो NCR बुनियादी तौर पे हर टर्म का कोफिशिएंट होता है। अगर फिफ्थ टर्म का पूछें तो यहाँ पे हमारे पास पावर तो n ही रहेगी जो दी होगी, लेकिन अगर फिफ्थ टर्म है तो r की जगह 4 आ जाएगा, एक नंबर कम हो जाएगा। तो ये आपका असिस्टेंट पॉइंट हो गया। तो अब आगे बात करते हैं 17 पे। तो 17 में द टोटल नंबर ऑफ टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ, अब a प्लस बी दिया हुआ है हमारे पास एक ब्रैकेट में और पावर है इसकी 2n प्लस का 3। तो इसमें कह रहे हैं टोटल टर्म्स कितनी होगी। तो नॉर्मली अगर यहाँ पे पावर n की सूरत में नहीं होती, जैसे 10 पावर होती, तो जितनी भी पावर होती है टर्म ज़्यादा होती है। तो बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से कहता था कि भाई इतना आप इसको इजी ना लो। अगर यहाँ पे आपको वेरिएबल्स दे दें तो बस आपने क्या करना है कि इसके अंदर एक +1 कर देना, यानी कि जैसे यहाँ पे 2n है और यहाँ पे 3 है, तो इसके अंदर एक +1 कर देना है। और जैसे ही +1 करेंगे तो बुक का जो ऑप्शन है वो 2n + 4 नहीं लिखा, 2 कॉमन लेके उन्होंने n + 2 लिखा है। तो ये वाला ऑप्शन आ गया। अब 18 जो पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है द आर्क ऑफ द लेंथ ऑफ अ यूनिट सर्किल कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेंट्रल एंगल 90 डिग्री। इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है S = r θ, लेकिन यहाँ पे याद रखना पड़ता है कि थीटा को कभी भी डिग्री में नहीं लेते और S जो है वो आर्क ऑफ लेंथ होता है और यूनिट सर्किल बोलेंगे तो ये 1 है और थीटा जो है ऑलरेडी हमें जो है वो रेडियन में दिया है π/2, तो इसका आंसर π/2 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, तो 19 के ऊपर बात करते हैं। तो 19 पॉइंट आपका ये है कि इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री से मुतालिक दिया है कि 1/2 sin 2 थीटा है। तो अब sin 2 थीटा का आपने फॉर्मूला लगाना है, इसके बाद आपका आंसर आ जाना है। जैसे ये 1/2 है तो sin 2 थीटा जो है वो बराबर होता है 2 sin थीटा। इस तरह से 2 से 2 कैंसिल होके sin थीटा cos थीटा आंसर हो जाएगा। मैंने दिया है एक फॉर्मूला जिसमें आपको दिया हुआ है cot π/2 माइनस थीटा। तो ये हमारे पास रिलेशन होता है जो कि याद रखना है आपने, वरना हम फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं। तो उस रिलेशन के मुताबिक अगर आप याद रखेंगे तो इसका आंसर है tan थीटा, वरना cot थीटा को आप cos थीटा अपॉन sin थीटा के हिसाब से फार्मूला होता है, लगा के सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। कहते हैं और 21 आपको दिया हुआ है इन ट्राइंगल ABC A 2 यूनिट और B 1 यूनिट है और R आपको 90 डिग्री दिया है। तो एरिया आपने बताना है इसका। तो एरिया इसका फॉर्मूला है हमारे पास एरिया का, ट्राइंगल ABC के लिहाज से एरिया का फॉर्मूला है हमारे पास 1/2। अगर आपको AB दिया है तो आगे साइन गैमा होगा और जैसे ही इसमें वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू रखने के बाद जैसे 1/2 है तो A आपको 1 दिया हुआ है और A 2 दिया है और B 1 दिया है और आगे साइन 90 डिग्री दी है। तो इससे क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और साइन 90 ऑलरेडी 1 के बराबर होता है। तो इस पूरे का आंसर जो है वो 1 आपके पास आ जाएगा। तो 1 स्क्वायर यूनिट होगा, चूँकि यहाँ पे एरिया है तो स्क्वायर में आ जाएगा। तो 22 के ऊपर बात करते हैं। तो 22 जो है वो MCQs है। इसमें साइन अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है 1/√2। तो अब हमसे वो पूछ रहे हैं कॉस अल्फ़ा की वैल्यू बताओ। तो अब हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा = 1। अब साइन अल्फ़ा की जब वैल्यू रखेंगे स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है तो हमें कॉस अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। अगले स्टेप में ये होगा कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा तो इधर रहेगा और 1 में से 1/2 लेस करेंगे तो हमारे पास 1/2 ही आ जाएगा। और जैसे ही हम इसका स्क्वायर रूट दोनों साइड लेंगे तो कॉस अल्फ़ा जो है वो प्लस माइनस में हमारे पास 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हम 23 के ऊपर बात करते हैं और 23 में आपको
फार्मूला दिया हुआ है और फार्मूला तो आपको पता है सिर्फ याद रखना पड़ता है। तो दिया हुआ है 2 cos अल्फ़ा cos बीटा। तो इसका जो फार्मूला होता है हमारे पास वो होता है cos अल्फ़ा प्लस बीटा। तमाम वीडियोस को देखने वाले ये याद रखें कि 3 से 4 पॉइंट्स आपके पास फार्मूले से मुताल्लिक होते हैं और ज़्यादातर फार्मूले जो यूज़ नहीं होते वो आपको MCQs में दे दिए जाते हैं। ये मैंने तो 2010 से स्टार्ट हुई है, तो इनकी आदत है कि जो चीज़ क्वेश्चंस में फार्मूले यूज़ कम होते हैं वो MCQs में दे देते हैं। तो खैर ये तो प्रैक्टिकल सेंटर का पेपर है, मैं बोर्ड के लिहाज से बात कर रहा हूँ। अब हमारे पास 24 में दिया है AB साइन स्क्वायर गैमा अपॉन 2। अब यहाँ पे जो फार्मूला है ना वो इस तरह है कि इसका फार्मूला जो है हमारे पास इस तरह है कि साइन गैमा अपॉन 2 इक्वल होता है अंडर रूट S माइनस A S माइनस B और अपॉन में AB होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि चूँकि यहाँ पे स्क्वायर है और AB इधर दिया हुआ है, तो स्क्वायर जैसे ही हम करते हैं तो इसका रूट हट जाएगा। अब जब रूट हटेगा तो यहाँ पे साइन स्क्वायर आ जाएगा और इसका रूट हट जाएगा। तो जैसे ही रूट हटा तो S माइनस A S माइनस B है और नीचे AB आज़ाद हो गया रूट से। और फिर ये कि AB यहाँ पे जैसे ही आता है तो हमारे क्वेश्चंस MCQs की शक्ल बन जाती है। तो यहाँ क्या आ रहा है कि S माइनस A S माइनस B, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और लास्ट MCQs इसकी 25 है और इधर 10x इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है और यहाँ पे x की वैल्यू पूछी गई है कि x की वैल्यू को आप बताएं। तो x इधर रहेगा, 10 इधर हमारे पास इन्वर्स हो गया 0 होगा, तो x की एक वैल्यू तो हमारे पास 0 आएगी। और याद रखेंगे इसमें इसका जो पीरियड होता है वो पाई होता है, तो इसकी 2 वैल्यूज़ होती हैं। मतलब एक आंसर अगर 0 आ रहा है तो दूसरा आंसर पाई में से हम पाई में से लेस करते हैं 0 को, तो वो हमारे पास पाई आ जाएगा। तो ये 2 आंसर हमारे इसके होंगे। तो उम्मीद है कि आपने काफ़ी बेहतर समझा होगा और जितना भी हम अच्छा कोशिश कर लें कोई ना कोई खामी रह जाती है। तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि आपको ये MCQs बहुत बेहतर समझ आ जाएंगी। तो आपसे इजाज़त चाहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।